कंटिन्यू करेंगे। So let's start from the topic that we left day after yesterday. ओके, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। नाउ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो जॉब जहाँ पे किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को रेगुलरली जाना पड़ता है, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। Like most of the offices, factories, industries, government departments, banks, etc. employ people on regular basis. अब बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, बैंक है, ये सब रेगुलर बेसिस पर लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वहां पे लोगों को रेगुलरली जाना पड़ता है। दे आर नोन एज रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉय। और ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे कर्मचारियों को क्या कहा जाता है? रेगुलर या फिर परमानेंट एम्प्लॉय। दे वर गिवन अ रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। अब उन्हें रेगुलर सैलरी दी जाती है। रेगुलर सैलरी मतलब हर महीने के आखिरी में सैलरी दी जाती है। दे गो टू सेम ऑफिस एवरी डे, और वो सेम ऑफिस जाते हैं हर रोज, एंड देयर वर्क इज क्लियरली नोन टू देम, और उन्हें अपना काम पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है। दे कैन एक्सपेक्ट देयर जॉब टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, और वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, राइट? एक ही जॉब ईयर्स तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। गॉट इट? Too much workers, the company also provides certain to such workers, company also provides certain benefits like pension, part of salary kept aside as saving to be given with interest with the employee retire when the employee retires as a monthly payment. ना, अब ऐसे वर्कर्स के लिए कंपनी क्या करती है? पेंशन भी प्रोवाइड करती है। पेंशन क्या होती है? जैसे आपकी सैलरी जो है, सपोज इट्स 20,000, अब 20,000 में से हर मंथ 2,000 रुपीज डिडक्ट किए जाते हैं, और वो 2,000 रुपीज इंटरेस्ट के साथ, राइट, जब आप रिटायर होते हो, जब आपकी एज 65 या 62 प्लस हो जाती है, जब आपको रिटायरमेंट लेना होता है, तब आपको मंथली वो पेमेंट मिलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेंशन। मेडिकल फैसिलिटीज एंड हॉलीडेज, अब बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स मिलती है, जैसे कि पेंशन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, कंपनी हॉलीडेज के लिए भी एम्प्लॉयज को बाहर भेजती है। Therefore, most of the office goers that we see around are regular employees. अब हम हमारे आसपास जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोगों को देखते हैं, वो सब क्या है? रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। Like this photograph given below on your screen shows the banking sector provides regular employment. So ये पिक्चर था। नाउ वेज अर्नर्स क्या होते हैं? वेज अर्नर्स, अनलाइक द पीपल हु रेगुलरली गो टू द ऑफिस, देर आर सम पीपल हु गेट वर्क ऑन डे टू डे बेसिस। अब जैसे कि रेगुलर में क्या होता है कि लोग जो हैं वो रेगुलरली ऑफिस जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डे टू डे बेसिस पर काम करते हैं, राइट? आज काम किया, देन नेक्स्ट डे, ऐसे डे टू डे बेसिस पर वो काम मिलता है। दे आर लेबरर्स। वो कौन होते हैं? लेबरर्स जो होते हैं वो लोग। पीपल हु वर्क एज हेल्पर्स, जो हेल्पर्स की तरह काम करते हैं। मैसन्स, मैसन्स किसे बोलते हैं? मजदूर जो होते हैं, राइट, वो लोग। फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लाइक दोज हु स्टिच गारमेंट्स और प्रोसेस मिनरल वाटर बॉटल्स, जो गारमेंट वर्कर्स की तरह काम करते हैं, जो कपड़े सिलते हैं, स्टिच करते हैं, राइट, वो लोग भी डे टू डे बेसिस पर उन्हें रखा जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, ऐसे लोग। then painters, carpenters, stone cutters and sanitary workers, और वो जो साफ सफाई करते हैं, ऐसे लोग भी क्या होते हैं? डे टू डे वर्किंग के हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है। These people do not get a salary at the end of the month but get daily wage. Now ऐसे लोगों को सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ नहीं मिलती है, राइट? उन्हें कब मिलती है?
डे के एंड पर डेली बेसिस पर उन्हें पेमेंट मिलता है, ठीक है, मंथली सैलरी नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दैम इज नॉट अ परमानेंट नेचर। अब उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट नेचर में नहीं होता, मतलब उनकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं होती है। When a particular employer requires them, they are called upon, otherwise they remain jobless। अब जब भी उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय या उन वर्कर्स की जरूरत होती है, एम्प्लॉयर उन्हें बुला लेते हैं, और अगर जरूरत नहीं है तो फिर उन्हें नहीं बुलाया जाता है, तब वो जॉबलेस रहते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती, उनकी जरूरत होती है तो ही बुलाया जाता है, अदरवाइज नहीं बुलाया जाता है। देर इज नो जॉब सिक्योरिटी फॉर दैम, उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड दे कैन नॉट आस्क फॉर बेनिफिट दैट अ परमानेंट एम्प्लॉय एंजॉयज। अब उनकी कोई ऐसी सेफ्टी नहीं होती है और उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिलता है, जैसे कि पेंशन वगैरह या बोल सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज, ये कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। मोर एवर देयर वर्किंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग, और उसके अलावा उनके जो काम करने के आवर्स हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। एंड पेमेंट इज लेस, और उन्हें पेमेंट कम दिया जाता है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर जॉब दे आर नोन एज कैजुअल वर्कर्स। अब सिंस उनकी जॉब का जो नेचर है, जॉब का जो तरीका है वो बिल्कुल कैजुअल सा है, इसलिए उन्हें कैजुअल वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू टाउन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना, राइट। तो शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू टाउन। अब लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर टाउन्स की तरफ या सिटी की तरफ क्या करते हैं, चले जाते हैं। सो देर इज अ स्टोरी ऑफ टू माइग्रेंट्स, दो माइग्रेटर्स हैं, उनकी स्टोरी है। सो लेट्स सी दैट स्टोरी। Raju and his brother Shankar came to Delhi 2 years ago from a small village in Uttar Pradesh। अब राजू और उसका जो भाई है शंकर, ये दोनों 2 साल पहले यूपी के एक विलेज से, उत्तर प्रदेश के एक विलेज से दिल्ली आए हैं। There they used to work as landless laborers। अब वहां पर दिल्ली में ये क्या काम करते हैं, लैंडलेस लेबरर्स की तरह काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं। Their merge income and uncertainty of the job pushed them towards the city। अब सॉरी, ये जो शंकर और राजू है, ये क्या काम करते थे, गांव में ये एक लैंडलेस लेबरर की तरह काम करते थे, लेकिन सिंस उनकी जॉब की कोई सर्टेनिटी नहीं थी तो वो कहाँ चले गए, सिटी चले गए। आफ्टर रीचिंग दिल्ली राजू स्टार्टेड वर्किंग एट टी स्टॉल। अब राजू जैसे ही ये दोनों भाई दिल्ली पहुंचे, राजू को कौन सी जॉब मिल गई, एक टी स्टॉल पर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। Raju's day start at 6:30 a.m. and he serves tea to the people throughout the day without a break। अब राजू क्या करता है, उसका जो जॉब है वो 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, और उसका काम क्या रहता है कि उसे टी सर्व करनी है, लोगों को चाय बांटना है पूरे दिन बिना रुके। ही अर्न्स 2000 रुपी पर मंथ, और उसकी इनकम कितनी है, 2000 रुपए महीना। Shankar worked at a construction site from 8 in the morning till 7:30 in the evening। He earns 100 rupees per day। अब शंकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, उसकी वर्किंग आवर्स क्या है, 8 बजे से शाम को 7:30 बजे तक, और उसे 100 रुपए महीना वेज मिलता है, राइट, डेली बेसिस पर। बट राजू एंड शंकर लीव्स इन टेंट with other in a similar condition when they left their home and managed to find job in cities। अब राजू और शंकर टेंट में रहते थे उन लोगों के साथ जिनकी कंडीशन बिल्कुल उनकी ही तरह है। After paying for food and transport at the end of the month, they are left with very little saving। अब महीने के आखिरी में राजू और शंकर जब फूड ट्रांसपोर्ट सब पे खर्चा करने के बाद बहुत कम सेविंग उनके पास बची होती है। They send this saving to their poor parents who also work as agricultural
लेबरर्स। अब वो जो सेविंग है वो सेविंग किसे भेज देते हैं, वो अपने पेरेंट्स को सेविंग भेज देते हैं जो एग्रीकल्चर वर्कर की तरह विलेज में काम करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ राजू एंड शंकर। द स्टोरी ऑफ राजू एंड शंकर इज वेरी कॉमन वन। अब राजू और शंकर की जो स्टोरी है बहुत कॉमन है, राइट? In all the big cities, we find several people like them who leave their hometown or village to find better opportunities इन द सिटी। अब हम सिटीज में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो क्या करते हैं, अपना टाउन या अपना विलेज छोड़कर बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाते हैं ताकि उन्हें बेटर जॉब मिले। But most of them end up working as street vendors, vegetable sellers, chai walas, or as lowly paid factory workers or domestic help. अब ये जो लोग माइग्रेट करते हैं विलेजेस से सिटीज की तरफ, वो उन्हें क्या काम मिलता है? या तो वो स्ट्रीट वेंडर्स बन जाते हैं, या फिर वेजिटेबल सेलर्स बन जाते हैं, सब्जी वाले बन जाते हैं, या फिर चाय वाला। No, you don't have to write hard words. You are now you are in sixth class, so there is no hard words. There are no hard words, right? You just have to write question answers. ओके, सो या तो वेजिटेबल सेलर्स बन जाते हैं, या चाय वाला बन जाते हैं, या फैक्ट्री में, या डोमेस्टिक हेल्प मतलब घर में काम करने वाले जो हेल्पर्स होते हैं वो बन जाते हैं। This influx of people from outside into the city is termed as migration. अब ये जो सिचुएशन है जिसमें लोग बाहर से आके सिटी में रहने लगते हैं, इसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। जिसमें लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। However, this movement of people from village to town also places a burden on city as they have to cater to the basic demand of this increasing population. अब सिंस ये जो मूवमेंट होता है लोगों का, लोग गांव से सिटी की तरफ मूव कर जाते हैं, तो सिटी में क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ जाती है, राइट? सब गांव छोड़कर सिटी में चले जाएंगे तो सिटी की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो सिटी में जितनी भी उनकी डिमांड्स हैं, डिमांड्स मतलब जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, राइट? तो ये सारी चीजें क्या होंगी? इनकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी। गॉट इट? माइग्रेंट पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम। अब जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है, वो लोग जो माइग्रेट किया है जिन्होंने, वो कहाँ रहने लगते हैं? स्लम एरियाज में रहने लगते हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, माइग्रेशन ओपन्स अ लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और अगर उसकी पॉजिटिव साइड देखें तो माइग्रेशन क्या करता है? रूरल और अर्बन एरियाज को लिंक कर देता है। लोग इजीली डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही अगर कोई विलेज का पर्सन सिटी गया है तो एक लिंक जुड़ गई ना, और लोग क्या होते हैं? धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। इट लीड्स टू द टू प्रोस्पेरिटी ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। उसके कारण लोग क्या हो जाते हैं? प्रोस्पेरियस हो जाते हैं, या बोल सकते हैं उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। Rural people are able to save and send some monies to their dependent in village to save them from starvation, and urban people benefits for employing their service. अब रूरल लोग क्या करते हैं? अपनी जो सेविंग है वो अपनी फैमिलीज को या उन लोगों को जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको भेज सकते हैं ताकि वो भूखे ना रहे। स्टारवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ फूड, राइट? सो ऐसा ना हो कि उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें भूखा रहना पड़े। और अर्बन लोग क्या करते हैं? उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया? इफ इट इज क्लियर देन प्लीज थम्स अप। If it is clear then please thumbs up so that we can continue with our book activity.
Okay. Now take out your book activity. First answer is primary. Agriculture and mining are a few examples of primary occupation. Mark or tick at primary. Nearly dash million people work as street vendor in urban areas of country. That is 10 million. People who sell goods and food on street are called street vendors. C. Street vendors. Businessmen register themselves with municipal corporation. Municipal corporation. Okay. Fifth one. Factories employ people on a regular basis. A regular basis. A वाला. Okay. So mass column की series है 43512. 43512. Fisherman is a primary occupation. Textile manufacturers is a secondary occupation. Banking is tertiary occupation. One more time, what I have to do? Take the correct answer. First is A, second is C, third is also C, fourth is B, and fifth one is A. Four, three, five, one, two. Now fill in the blank. The occupation based on the use of natural resources is termed as primary. 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 स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से लिखना. PRIMARY. जिसे राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो बाय चांस, तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लो. ओके. PRIMARY. प्राइमरी. ओके. नेक्स्ट. People who sell food in a cart that can be dismantled at any time are called hawkers. 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 Right? Now, wage earners sometimes have to stay dash when services are not required. That is called jobless. 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 Okay, businesses are dash because they are not employed by and businessmen are dash because they are not employed by anybody. That is self-employed. जिस तरीके से मैंने लिखा है ना उसी तरीके से लिखना है आपको. सेल्फ और एम्प्लॉयड के बीच में एक छोटा सा डैश लगेगा, ठीक है? SELF सेल्फ डैश employed. 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 Self-employed. Next,
Regular employee receives dash unlike casual workers. Benefits BENE FITS benefits. मैथकॉलम की सीरीज है 43512 43512. Okay. Okay, so here your book activity is completed. Now students listen to me very carefully. अगर बाई चांस कोई चीज आपसे छूट जाती है या आप किसी दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो, तो आपको ये क्लासेस YouTube पे भी अवेलेबल है. जैसे किसी चैप्टर की बुक एक्टिविटी छूट गई है, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, तो आप YouTube पे जाकर देख सकते हो. आपको जो लिंक प्रोवाइड की जाती है या जो स्कूल का पोर्टल है, राइट, उस पे जाकर देख सकते हो. ठीक है, गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ व्हाट? दिस. फर्स्ट वन इज A, सेकेंड वन इज C, थर्ड वन इज C, fourth one is B, and fifth one is A. Okay, हो गया सबका? Is it done? सबकी बुक एक्टिविटी हो गई है? ओके, सो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज ऑफ हिस्ट्री, राइट? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5. परी, एक्चुअली आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई होगी ना, जब आप पहले जब आपको वीडियो शेयर की जाती थी, राइट? जो आपको गूगल क्लासरूम पर लिंक भेजी जाती थी वीडियोस देखने के लिए, बस उन्हीं लिंक पे या उन्हीं पोर्टल्स पर आपको मिल जाएगी. और मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है? बाय टुमारो आई विल टेल यू. Okay, so let's start a new chapter which is chapter number 5 of your history. Okay, अब ये क्या है? चैप्टर का नाम है द वैदिक एज. अब वैदिक एज का मतलब क्या होता है? अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बुक्स और एंशियंट लिटरेरी सोर्सेस, राइट? एंशियंट लिटरेरी सोर्सेस क्या हैं? जैसे कि हमारे जो वेदास हैं, राइट? वेद जो है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. सुना है ना नाम आपने? अथर्ववेद सुने हैं नाम? thumbs up अगर सुना है तो. ओके, अगर मेरी आवाज आपको प्रॉपर नहीं आ रही है तो बेटा आप नेटवर्क एरियाज में बैठो, ठीक है? बिकॉज बाकी सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है. तो इस चैप्टर में क्या लर्न करोगे? अबाउट द ओरिजिन ऑफ वैदिक एज. वैदिक एज कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ उसका ओरिजिन था, राइट? कैसे कहाँ पे वो स्टार्ट हुआ? व्हाट आर द अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट. अब लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक क्या है? देन अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ वैदिक एज. अब वैदिक पीरियड में जब ऋग्वेदा, सामवेदा और ये सब वेद थे, तब लोगों की सोशल लाइफ क्या थी, मतलब कैसे लोग थे, उनका
इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, वो अपने क्या क्या उनके ऑक्यूपेशंस थे, क्या काम करते थे वो. एंड एट लास्ट वी विल लर्न अबाउट द चैल्कोलिथिक एज. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, एक टाइम फ्रेम दी गई है, राइट, जिसमें अर्ली वैदिक एज, ये रेड कलर की जो रेड कलर से जो पार्ट को कलर किया गया है, 1500 BCE से लेके 1000 BCE तक, राइट. ये है अर्ली वैदिक एज, जब वैदिक एज स्टार्ट हुआ था, राइट. एंड लेट वैदिक एज जो कि 1000 BCE से लेकर 500 BCE तक रहा. ओके, so this was the duration. Now the Vedas, oldest composed books of India. The Vedas are the oldest text composed in India. अब वेदास क्या है, जो वेद है वो सबसे पुराने टेक्स्ट हैं जो इंडिया में कंपोज किए गए, इंडिया में लिखे गए हैं. दे आर कलेक्शन ऑफ एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट. ना अब ये जो वेदास है, ये क्या है, पुराने समय में जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, हमारे रिलीजन से रिलेटेड जो लिखा जाता था, उसका कलेक्शन है. आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपरली, या कोई हिंड्रेंस है, कोई प्रॉब्लम है, मेरी आवाज में कट कट के आ रही है या समथिंग लाइक दैट? सबको आ रही है ना? सो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है, एक या दो स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्हें नहीं आ रही है, तो बेटा आप नेटवर्क एरिया में बैठो, क्योंकि बाकी सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है. ठीक है, गॉट इट? Okay, they are collection of ancient religious texts. The Vedas originated from the word Ved, which means knowledge. अब वेदास का ओरिजिन, मतलब ये जो वेदास वर्ड रखा गया है, ये कौन से वर्ड से निकला है? विद वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज, राइट. देयर आर 4 वेदास. अब कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, राइट. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. How many Vedas are there? Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. The date of composition of this text is highly contested among historians who studied this text. अब जो डेट है कंपोजिशन की, कि ये कब कंपोज किए गए थे, ये आज भी क्या है, बहुत हाईली कंफ्यूजिंग है हिस्टोरियंस के लिए कि कौन सा टेक्स्ट सबसे पहले लिखा गया है, राइट. दे हैव सजेस्टेड वेरियस डेट्स, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी डेट्स को सजेस्ट किया है कि शायद ये वाली बुक या ये वाला वेद इस टाइम पर लिखा गया हो सकता है. However, many historians believe that early Vedic texts were composed around 1500 to 1000 BCE, and later Vedic texts were composed around 1000 to 600 BCE. फिर भी historians का क्या मानना है कि कुछ वेदास अर्ली वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं और कुछ वेदास लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं. अब अर्ली वैदिक पीरियड 1600 BCE से 1000 BCE तक था, और लेटर वैदिक एज कब तक है? 1000 से लेके 600 तक, राइट. हियर 600 BCE. The period during which the Vedas were composed is known as Vedic age. अब वो पीरियड जिसमें वेदास कंपोज किए गए हैं, like this, wait a second. अब ये पीरियड जिसमें वेदास को लिखा गया है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? वैदिक एज. इस पीरियड को कहते हैं वैदिक एज, जिसमें वेदास लिखे गए हैं. दिस वन, ओके. It is widely held that the Vedas were composed by various sages over a period of time. अब ये कहा जाता है कि ये वेदास किसने कंपोज किए, किसने लिखे हैं? तो ये किसने लिखे हैं? सेजेस ने, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं. ठीक है.
The hymns of these Vedas were transmitted orally from one generation to the next. अब जो इसके hymns है, hymns किसको बोलते हैं, जो भजन होते हैं, right? उसको इंग्लिश में hymns बोलते हैं. So ये जो hymns है वेदास के अंदर जो लिखे गए हैं, वो इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में उन्हें सिर्फ बोला जाता था, ठीक है, सिर्फ रिसीव किया जाता था, ओरली कहा जाता था. फिर धीरे धीरे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक उसे पहुंचाया जाता था. जैसे हमारे जो एल्डर्स हैं, हमसे जो बड़े लोग हैं, वो हमको सिखाते हैं अबाउट अ रिलीजन, राइट. सिमिलरली ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इन वेदास को ट्रांसमिट किया जाता था ओरली. They were written down several centuries after they were composed. अब इनको कंपोज करने के बहुत सेंचुरीज बाद, राइट, हजारों साल बाद उसे लिखा गया, उसके पहले सिर्फ बोला जाता था. They were composed in वैदिक संस्कृत, और इसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, which is very different from modern संस्कृत लैंग्वेज, जो कि मॉडर्न संस्कृत लैंग्वेज से बहुत हद तक डिफरेंट है. संस्कृत बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. अब संस्कृत कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है. इट इज सिमिलर टू मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश. अब यूरोपियन लैंग्वेज जो है उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, कुछ वर्ड्स मिलते जुलते हैं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश. इन वर्ड्स में मतलब सिमिलरिटीज हैं कुछ वर्ड्स में. ऑल दिस लैंग्वेज हैव मेनी वर्ड्स इन कॉमन, राइट. इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड मात्र, जो कि संस्कृत वर्ड है मात्र, एंड मदर इंग्लिश वर्ड है, हैव कॉमन ओरिजिन, और इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? कॉमन है. नाउ अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अबाउट दी ऋग्वेदा. सबसे ओल्डेस्ट, मतलब जितने भी वेद हैं उन सब में सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद. अब तो स्क्रीन ब्लर नहीं हो रही है? ओके, सो सबसे पुराना वेद कोई है तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है. ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द फोर वेद. चारों वेदास में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है. इट वॉज कंपोज्ड अराउंड 3500 ईयर्स अगो. और ये कब लिखा गया था? आज से 3500 ईयर्स पहले ही लिखा था. इट कंटेन 1028 हेम्स. अब इसमें कितने हैं? 1028 हेम्स हैं. हियर हेम्स का मतलब क्या है? एक रिलीजियस पोयम कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ गॉड. अब ऐसी पोयम या ऐसे भजन जो भगवान के लिए गाए जाते हैं, ठीक है. तो ऋग्वेदा में कितने हेम्स हैं? 1028 एंड वर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? ऋग्वेदा को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि. अब इसमें कौन कौन से भगवान के लिए प्रेयर्स लिखी गई हैं? तो सबसे पहले अग्नि के लिए है, अग्निदेव के लिए, हु इज फायर ऑफ गॉड. इंद्रदेव के लिए है, हु इज द वॉरियर गॉड. देन वरुण देव के लिए है, सूर्य देव के लिए है, एंड अदर गॉड बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पोएट एंड सेजेस. और भी बहुत सारे गॉड, ठीक है. इन सभी के लिए प्रेयर्स लिखी गई हैं. ओके, नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. The information derived from hymns of Vedas are also composed and studied by historians along with the material remains or the archaeological sources of this period. अब ये जो information जो historians हमें बताते हैं, ये सिर्फ वेदास पढ़कर उन्होंने नहीं कंक्लूड किए. उन्होंने कुछ ऐसे मटेरियल्स जो उस टाइम के रिमेन्स हैं,
जैसे कुछ मटेरियल्स दफन हो जाते हैं, फिर उन्हें वो डिग करते हैं, खोदते हैं और फिर उन पर रिसर्च करते हैं। तो इस तरीके से उन्हें कुछ मटेरियल्स मिले हैं और उन पर भी उन्होंने स्टडी करके कंक्लूड किया है। जैसे कि पोट्री है ना, पोट्स जो होते हैं, पोट्री रिमेन्स फाउंड फ्रॉम द वास्ट रिवराइन region of north and northwestern India help in reconstructing the history of Vedic people। अब जो पोट्री थी वो पोट्री मिली है उन्हें कहाँ मिली है? जो रिवराइन रीजन होता है, जैसे नदी के किनारे पे का जो रीजन होता है, राइट, उन रीजन्स पर मिली है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में मिली है, जो कि क्या हेल्प करती है? हिस्टोरियंस को हेल्प करती है कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको बाय चांस स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही है तो मेक श्योर कि आपके पास अपनी बुक हो। अगर जैसे कुछ बच्चों को स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही है तो वो बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखें कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। हो सकता है नेटवर्क इश्यू के कारण हो रहा हो। Two types of poetry were great significance। अब दो तरीके की पोट्रीज उन्हें मिली है, जैसे कि पेंटेड ग्रे वेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर। ये दो तरीके की पोट्री मिली है, एक ग्रे कलर की पेंटेड थी और एक रेड एंड ब्लैक कलर के पोट्स थे, ठीक है। TGW is found at excavation site such as Hastinapur and अतरंजी खेरा। इन दो साइट्स पर पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं और BRW, that is black and red ware, is found at the excavation site located in the Ganga Valley। अब गंगा वैली के अराउंड जो साइट्स थी उनको जब खोदा गया तो वहां पे ब्लैक और रेड कलर के पोर्ट्स मिले, तो जिससे पता चलता है और जिससे उन्होंने कंक्लूड किया, ठीक है। बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ पीपल ऑफ द वैदिक एज। अब दोनों ही लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प करते हैं वैदिक एज की हिस्ट्री के बारे में पता करने में। जैसे लिटरेरी सोर्स क्या होता है? जो रिटर्न फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखे हुए हैं। और आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? कुछ चीजें जैसे कि पोर्ट्स हैं या कोई ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पे कॉइन्स और ज्वेलरीज तो चलती नहीं थी, पोर्ट्स मिले हैं तो पोर्ट्स से उन्होंने पोर्ट्स पर स्टडी करी, पोट्रीज पर स्टडी करी है, राइट। तो आई होप लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा ना। अब वैदिक एज में जो लोग रहते थे, है ना, जो लोग रहते थे उन्हें क्या बोलते थे? आर्यंस। क्या कहते थे? आर्यन। दिस पीपल वर कॉल्ड दी आर्यंस। अब इनका एक्सटेंट कितना था? एक्सटेंट मतलब कितने एरियाज पर ये लोग रहते थे, कितना एरिया फैला हुआ था। जैसे कि यहाँ पे हम मैप देखेंगे तो ये रहा कोसाला, ये है अर्ली वैदिक एज, ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज अर्ली वैदिक, और ये क्या है? लेट वैदिक पीरियड है, राइट। दिस डार्क सेक्शन इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड दिस लाइट सेक्शन इज लेटर वैदिक पीरियड। और इसमें जो रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। The Vedas tells us about the geographical extent place. Several rivers such as Sindhu or Indus, Saraswati and Gomti, which is modern Gomal, are mentioned in the hymns of Rigveda। अब ऋग्वेद में बहुत सारी रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि इंडस रिवर है, गोमती नदी है एंड एटसेट्रा। ये सब किसमें मेंशन किए गए? हेम्स में, जो भजन है, जो पोयम्स है, उनके अंडर इसमें मेंशन किए गए हैं,
ठीक है। देन मोस्ट important rivers seems to be Sindhu and its tributary, that is Satluj river. This one, ये सतलुज रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसमें आकर मिल रही है ये, ठीक है। ये उस टाइम की इंपॉर्टेंट रिवर है। विसाब, दैट इज बी रिवर, बीस रिवर। देन नेक्स्ट इज रवि, चेनाब एंड झेलम एंड सरस्वती, ये सब उस टाइम के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड ओनली वंस। अब गंगा और यमुना, दिस वन, गंगा एंड यमुना, इसे सिर्फ एक ही बार मेंशन किया गया है प्रेयर्स में, दिस वन, ओके। देन from this it appears that the Aryan lived in the geographical areas covered by Afghanistan, Punjab, fringe of West यूपी। और इससे ये पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो कहाँ रहते थे, इस एरिया में रहते थे, क्योंकि बहुत हैंड्स में इन रिवर्स का क्या है, उसमें डिस्क्रिप्शन है, तो इससे ये पता चलता है या ये कंक्लूड किया जा सकता है कि आर्यंस इस एरिया में रहते थे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया है, जो पंजाब, अफगानिस्तान और वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है, ये अर्ली वैदिक पीरियड के लोग यहाँ रहते थे। From this it appears that but the main focus of Vedic culture seems to have been Punjab and Delhi region. Later Aryans moved eastern, covering the whole of western UP and Ganga Yamuna top. और फिर लेटर पीरियड में वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, इन एरियाज में शिफ्ट हो गए, ठीक है। दे सेट अप किंगडम इन कौसाला, और उन्होंने अपना किंगडम कहाँ, कौसाला में, दिस, यहाँ सेटअप किया, हियर। टू द ईस्ट ऑफ डॉग इन काशी एंड द रीजन ऑफ वाराणसी, इन एरियाज में उन्होंने क्या किया, अपने आप को ये कोसी, कौसाला एंड इन एरियाज में सेटल हुए वो लोग, गॉट इट। The group of people who opposed Aryans were described as dasas and dasis. Then people spoke different language. These people spoke different language and did not perform sacrifices. अब ये वो लोग जो आर्यंस को अपोज करते थे, राइट, जो उनके अगेंस्ट में थे, उन्हें दासास और दासियस कहा जाता था, और वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे। लेटर द टर्म दासा केम to refer to slave and for women and men captured in war. और कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद ये जो वर्ड दास है, राइट, ये स्लेव की तरह जो गुलाम होते थे उनके लिए यूज होने लगा, राइट, और वो मैन और वुमेन दोनों ही होते थे। और फिर क्या करते थे, जैसे एक किंगडम ने अगर दूसरे किंगडम में क्या किया है, वार किया है, और उनमें से कोई एक अगर जीत गया है, तो वो क्या करते थे, जितने भी लोग थे उनको कैप्चर कर लेते थे और उनको अपना दास बना लेते थे, अपना स्लेव बना लेते थे, ठीक है। दे वर प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर, और वो लोग क्या कंसिडर किए जाते थे, उनके ऑनर की प्रॉपर्टी, गॉट इट। So here is the Vedic literature also highlights many changes that took place from early now. Is it clear? Okay. वैदिक लिटरेचर क्या करता है, हाईलाइट करता है बहुत सारे चेंजेस को जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में हमें बताता है। सम मेजर डिफरेंसेस ऑफ टू पीरियड हैव बीन डिस्कस्ड इन द टेबल बिलो। अब कुछ चेंजेस दिए गए हैं, राइट।
अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो टेबल दी हुई है, ये टेबल आपका होमवर्क है, राइट? This table, and on the next page, let me this and this table is your homework. आज का होमवर्क ही आपका यही है कि आपको क्या रीड करना है. this differences, क्या क्या differences थे, ठीक है? दोनों पेज पर है, पेज नंबर 34 एंड पेज नंबर 35. गॉट इट? इज इट क्लियर?